Is that live? Please check. So, hello all the viewers and होम्योपैथ एंड नॉन होम्योपैथ जो भी मुझे आज तक फॉलो करते हैं। छोटी सी फैमिली है हमारी, लेकिन जितने भी लोग मुझे जानते हैं और मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो आज हम बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ आज फिर एक लाइव लेके आए हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि वो अपने तरीके से एक वंडर है। जितना मैं जानती हूँ उन्हें, इज अ वंडर इन होम्योपैथिक वर्ल्ड, इज अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड इन होम्योपैथी। उनके बारे में जितनी तारीफ करे उतनी कम है। शायद जो जितना सेशन हमने रखा है, अगर उतनी तारीफ करने जाऊंगी तो वो उसी में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो उनके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं अगर बताऊं तो पहली चीज कि ही इज द फर्स्ट होम्योपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया, शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड शायद होम्योपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट सुनने के बाद आप सबको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। He is none other than आदिल चिमतमवाला सर। बहुत ही छोटे से रिक्वेस्ट में ही केम टू माय चैनल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो छोटे से रिक्वेस्ट में उन्होंने मेरी चैनल को पे आने के लिए और उसमें अपने थोड़े व्यूज रखने के लिए वो मान गए हैं। तो सर, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल एंड इंट्रोड्यूसिंग अबाउट सर। तो सर की प्रोफाइल बहुत ही अमेजिंग है। पहली चीज, उन्होंने एमबीबीएस किया है। उन्होंने एमबीबीएस नागपुर यूनिवर्सिटी से किया, फिर डीएनबी इंटरनल मेडिसिन से किया, फिर बीएचएमएस किया, फिर एमडी मेडिसिन इन होम्योपैथी फ्रॉम बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से किया। अभी हाल फिलहाल सर पीएचडी कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में। उसके अलावा सर अपनी खुद की इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां पर वो सेक्रेटरी हैं द नेशनल एकेडमी ऑफ होम्योपैथी from India. He is also an in charge in clinical research work. वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट इंचार्ज ऑफ स्टैटिस्टिकल कम क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड एज स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन कार्डियोलॉजी डिसऑर्डर। तो पहली चीज तो कार्डियोलॉजी डिसऑर्डर में इन्होंने इतना सारा रिसर्च किया हुआ है कि इनसे बेस्ट पर्सन कोई नहीं हो सकता जो हमें कार्डियक डिसीज पे गाइडलाइन दे सके। उन्होंने कार्डियोलॉजी पे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स लिए हैं, जैसे कि उन्होंने कैलिफोर्निया यूएसए में सेमिनार लिया है, कोलालमपुर मलेशिया में लिया है, ऑस्ट्रेलिया में लिया है, मोरक्को में लिया है। उन्होंने इवन एकेडमिक्स जो बुक्स है 10 से ज्यादा टेक्स्ट बुक उन्होंने लिखी है अपने खुद के हाथ से। अगर आप चाहते हैं तो उनको डायरेक्टली या अमेजोन में से भी उनकी बुक्स मिल जाती है। इवन उनके फादर उन्होंने भी बुक्स लिखी है, कासिम सर ने, जो मैं खुद पढ़ती हूँ और really it's an amazing thing. If you have to read, you please go through it. He has written a lot of things in a national international journal and souvenirs. He has been awarded with multiple awards. Let us see which awards he has. Dr. Hanuman Award for Excellence in Homeopathy. Then he had an award at Avantika Dhanvantri Award given by Chikitsa Sanwar at Ujjain. He has been awarded prestigiously by the Homeo Shri for excellence in the chosen field of medicine in Lucknow. He has been the sub-editor of National Journal of Homeopathy in Mumbai. Recently, he has been received the Star of Homeopathy with his own father, Dr. Kasim Chimtamwala, at the University of West London in the United Kingdom. He conducted the international school in Australia in the city of Brisbane and Melbourne, wherein many homeopaths have been trained under him and guided under him. उसके अलावा वो इंडिया में भी अपने खुद के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग सेशंस लाइव रखते हैं। कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत सारे वेबिनार्स भी किए हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके, इसीलिए स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी है। अगर आप भी चाहते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट में जाके सीखिए तो साल में 2 बार सर कैंप रखते हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके अंडर में सीख सकते हैं। इमरजेंसी केसेस कैसे टैकल करना है, कार्डियोलॉजी केसेस, आईपीडी, यूपीडी, सब कुछ। इवन आई हैव जॉइंड वन ऑफ हिज कैंप एंड इट वाज फैबुलस, बिलीव मी, इट वाज फैबुलस. And he has conducted multiple residential internship training programs in his academy, and he also do a free health checkup camps in adopted village Manora, JD College of Engineering, Nagpur, blood donation camps and vaccination camps with Rotary Club of Nagpur Southwest. He has been associated as a homeopathic physician at the Ayush Holistic Healing Centers at Lata Mangeshkar Hospital,
at Nagpur in association with Mr. Ranjit Deshmukh, who is an ex-president of Maharashtra and ex-dean of NKP Salve Institute of Medical Science. He practiced in Mumbai on every first Saturday, Sunday since the past 5 years. तो जो भी मुंबई के व्यूअर्स हैं, अगर सर को डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं तो सर महीने में एक बार सैटरडे संडे वो भी फर्स्ट वीक में आते हैं, वहां पर पर्सनली आपको कंसल्टेशन देते हैं. And he also has another clinic in Bangalore as well. Wow, sir, there's a lot of approach to a patients. आपको कहीं से भी patient approach कर सकते हैं, इतने आपने broad spectrum चीजें available कराई है. He has a regular OPD and IPD at Nagpur, where is a hospital and 3 clinics centrally located in the city. He even can attend to the patient online from all the parts of India and abroad. Talking about this, if you still want to learn different other things from the sir, he has his own Instagram link, which I've already given in the description box. And he also runs a YouTube channel by the name Dr. Adil Chintambala, which I usually prefer when I talk to my patients. So even you can learn a lot of things from his channel. So that also is given in the description box. You can go and check the description box, and that how here the introduction ends. I think first ever time I've given a largest introduction in my home. Sir, I'm a biggest fan of yours, first of all, because being an MBBS, being an MD in internal medicine, and your whole family, the way they are dedicated to homeopathy, I really owe you for this. So, sir, पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे. थैंक यू वेरी मच. चैनल है, छोटी सी फैमिली है हमारी, एक छोटी सी कोशिश है कि लोगों को जितना अवेयर कर सके. तो सर आप मुझे कुछ क्वेश्चंस थे मेरे, अगर आप जवाब देना चाहें और हमको गाइड करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा. पहली चीज, कार्डियोलॉजी में होम्योपैथिक का क्या स्कोप है? वेल, शायद मेरा नाम आदिल है तो सोच के रखा होगा मेरे माँ बाप ने. आई एम द 4th जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माय फैमिली. में ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड माई सेल्फ. और हम लोग, माय फादर एंड माई सेल्फ बोथ हैव कम फ्रॉम, आफ्टर डूइंग एमबीबीएस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन मॉडर्न मेडिसिन से हम लोग शिफ्ट हुए. तो बहुत पहले से कार्डियोलॉजी में तो मेरे को इंटरेस्ट बहुत पहले से था. एंड होम्योपैथी काम करती है कि नहीं कार्डियोलॉजी में, कार्डियक डिजीजेस के अंदर, तो बहुत सारे अपने यहाँ लिखा हुआ है, बहुत वेग लिखा हुआ है. देयर इज नथिंग इज कॉन्क्रीट. जब भी मैथमेटिका पढ़ो या कोई बुक्स, देयर इज नो लिटरेचर. तो मुझे कार्डियोलॉजी बहुत पसंद था. सो आफ्टर डूइंग माय डीएनबी मेडिसिन आई डिड नॉट गो हायर फॉर एलोपैथी. मैंने होम्योपैथी ऑप्ट किया जी. और उसके बहुत सारे रीजंस है क्यों किया. तो कार्डियोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस है जी. सबसे कॉमनेस्ट इज हाइपरटेंशन. ऐसा कहा जाता है कि एक बार बीपी की गोली शुरू हो गई तो कभी बंद नहीं होती. ऐसा बिल्कुल सही नहीं है जी. होम्योपैथी प्री हाइपरटेंसिव को, मतलब मेरे फैमिली हिस्ट्री में अगर हाइपरटेंशन है, मेरे मदर फादर को, मेरे ब्लड रिलेशंस के अंदर, तो मुझे एटलीस्ट 45-50% चांसेस है कि मुझे भी होगा बीपी जी. आज हुआ नहीं है लेकिन होगा, तो ना हो उसके लिए भी होम्योपैथी में दवा है. अगर अर्ली हाइपरटेंशन हो गया तो इट इज नियरली क्योरेबल इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन सिलेक्ट हो गया. तो अगर काफी समय से हाइपरटेंशन है और गोलियां चालू है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए और हमको कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना है, उसके लिए भी होम्योपैथी में. कभी एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन है, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर बीपी बढ़ जाता है, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा एरिया है. फिर कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी मतलब किडनी फेलियर, या हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर, या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, या ब्रेन स्ट्रोक्स, ये सभी चीज मैनेज हो सकता है होम्योपैथी से इफेक्टिवली. एंड इवन एट आईसीयू लेवल एंड इमरजेंसीज में भी हमने काफी सारे प्रोटोकॉल्स बनाए हुए. तो ये हुआ एक हाइपरटेंशन. सेकेंड इज इंपॉर्टेंट इज ब्लॉकेजेस. जैसे आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं. अब ये जो हवा है हमेशा के हर बार ब्लॉकेजेस को केवल एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही लगता है, ऐसा सही नहीं. बिकॉज बहुत बार बॉडी ट्राई करता है नया वेसल्स फॉर्मेशन करने की, उसको हम कोलैटरल सर्कुलेशन कहते हैं, या न्यू एंजियोजेनेसिस. मतलब सपोज ये वेसल है और एक ब्लॉक हो गई तो नया वेसल निकालेगा बॉडी जी. नेचुरल बाईपास बोलते हैं जी.
तो इसके अंदर भी होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। कई बार ऐसा होता है कि हमने एंजियोप्लास्टी भी करा लिया, फिर वापस वो ब्लॉकेज हो जाता है। इसलिए होता है कि ओरिजिनल डिजीज बाकी रही, आपने सिर्फ जो वेसल अगर ब्लॉक थी तो उसको आपने साफ कर दिया और स्टेंट लगा दिया या बाईपास कर दिया उसको, बट ओरिजिनल डिजीज को कौन ट्रीट करेगा कि भाई वहां कोलेस्ट्रॉल जमता क्यों है। तो ये जो प्रोसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, ये क्योरेबल है और ब्लॉकेजेस भी बहुत हद तक टैकल किया जा सकता है। थर्ड इज एरिया ऑफ हार्ट फेलियर्स, आजकल बहुत कॉमन है, खास करके डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि पता ही नहीं चलता हार्ट अटैक कब आके चले गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर 3-4 बार हार्ट अटैक आ गया या मेजर हार्ट अटैक आ गया और उस टाइम पे सही दवा ना हो तो जो पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट है वो कम हो जाती है। आइदर लेफ्ट साइड की तो उसको लेफ्ट हार्ट फेलियर बोलते हैं, राइट साइड की तो राइट हार्ट फेलियर बोलते हैं, या पूरा हो गया तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं। अब होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है और पंपिंग कैपेसिटी काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। जो सिम्टम्स आते हैं, सांस भूल जाना या पैल्पिटेशन, धड़धड़ होना, चक्कर आना, वीकनेस लगना, ये सब धीरे धीरे पूरा आज काफी अच्छे से होम्योपैथी में कंट्रोल हो सकता है। फिर एक है रोमैटिक हार्ट डिजीज, वॉल्व, जो हार्ट के वॉल्व, हार्ट इज 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर, तो जो चेम्बर को सेपरेट करता है तो वॉल्व आता है। तो कई बार क्या है कि वॉल्व के अंदर या वॉल्व के ऊपर एक परत जम जाती है जिसको हम बोलते हैं रोमैटिक वैल्वुलर हार्ट डिजीज या रोमैटिक हार्ट डिजीज। अब रोमैटिक हार्ट डिजीज के लिए ठीक है, दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छी दवा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको सर्जरी करने की नौबत आ सकती है। और अपने देश में और बाहर भी बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब क्या बोलते हैं, सर्जरी बोलना तो बहुत ईजी है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, नहीं करते डर के मारे, फाइनेंसेस के कारण या और अनेक कारण। तो हम काफी हद तक पेशेंट्स को, रोमैटिक हार्ट डिजीज पेशेंट्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। राइट। फिर आता है पैल्पिट अरिथमियास, मतलब हमारा हार्ट जो है वो लप ठप लप ठप लप ठप, एक रिदम, एक लय के अंदर बीट होता है। यदि वो लय टूट जाती है या ताल टूट जाता है तो उसको बोलते हैं अरिथमिया। कभी बहुत फास्ट हार्ट रेट हो जाता है, 150, 160, 190 नॉर्मल है, 80 से लेके 100 तक, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उल्टा है बिल्कुल, 50 हो गया या 36 हो गया और आपको पेसमेकर लगाना ना लगाना पड़े, उसके लिए भी अपने पास होम्योपैथी में दवा है। फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट एक मोहरा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोविड था, कोविड बेसिकली इज अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी ब्लड डिजीज है, तो उसके अंदर हार्ट अटैक्स वेरी कॉमन। आज इतने 2 साल के अंदर इतने सारे हार्ट अटैक्स हमने स्ट्रोक्स पेशेंट देखे हैं। उसी तरह से वात जो है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसे तो उसके अंदर हार्ट ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फेक्शंस है हार्ट के। तो ये बहुत सारे एवेन्यूज है और सभी एवेन्यूज के अंदर होम्योपैथी का बहुत बड़ा एक योगदान है। जी सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हम एक्यूट इमरजेंसीज में क्या कार्डियक पेशेंट्स जो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्यूट कंडीशन में है, जैसे हार्ट अटैक जब आ रहा है तब आया है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन लेके आया है पेशेंट, और जैसे कोई कार्डियक क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है एकदम इमरजेंसी में आया, चेस्ट पेन हो रहा है ये वो, उसमें और ऐसी इमरजेंसीज में होम्योपैथिक कितना काम करेगी? बहुत काम करता है वो। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि देयर आर नो प्योर होम्योपैथिक आईसीसीयूज एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री, तो ट्रेनिंग लोगों को मिलती नहीं है, यानी लोगों को पता ही नहीं कि होम्योपैथी में भी बहुत इतनी सारी मेडिसिन है। बट उसको इसीलिए हम लोग ने प्रोटोकॉल्स बनाया है, क्योंकि उस टाइम पे अगर गलत मेडिसिन गलत पोटेंसी में दी गई तो वो टाइम निकल जाता है। यस, चलो ठीक है, आप हॉस्पिटल में भले ना ट्रीट कर सको, लेकिन आपके क्लिनिक्स पे अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया या घर पे किसी को हार्ट अटैक अगर आपको बुलाया गया हो, तो वहां से लेके, घर से लेके, आपके क्लिनिक से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए जितना टाइम मिलता है उस टाइम में भी आप होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं। और इतनी सारी मेडिसिन है, उसके इतनी इजी इंडिकेशन है, और देने के बाद कितने सारे, सिर्फ इतना है कि हार्ट अटैक्स जो आते हैं तो हम जहाँ स्ट्रेप्टोकाइनेस देना पड़ता है, ब्लड थिनिंग एजेंट देना पड़ता है, उसको छोड़ के, वो एरियाज को छोड़ के बाकी इतने सारे इमरजेंसीज हम लोग मैनेज करते हैं। इनफैक्ट आज की बात है, आज मॉर्निंग में मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वाज नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन सिंस लॉन्ग टाइम, और उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था जी। तो ये पेशेंट हमारे पास बैंगलोर से आई थी, और करीब 6 महीने से शी इज निग्लेक्टिंग बीपी की गोली नहीं लेती, बस क्यों नहीं लेती उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं जी, पर वो नहीं ले रही।
तो वो उसका बीपी आज आई थी तो 210/110 था, और पल्स रेट वाज ओनली 40 पर मिनट, और उसको बार बार चक्कर आ रहे थे। स्टेशन से लेके हमारे क्लिनिक तक आ गई तो एक बार सिंकोप भी आ चुका, सिंकोप मतलब बेहोश भी हो चुकी थी। yes. मैंने कहा कि भाई प्लीज आप एडमिट कर दीजिए, पेशेंट इज ऑफ पेस मेकर। नहीं साहब, हमको करना रहता तो हम बैंगलोर में ही कर दिया था, इतनी दूर क्यों आए। अभी अल्टीमेटली हैव टू मैनेज। तो जब मेरे पास आई थी तो इतना उसका फास्ट पल्स रेट, सॉरी स्लो पल्स रेट था, बीपी वाज वेरी हाई, एंड शी वाज perspiring profusely, और एब्सोल्युटली मैंने बोला कि आप गर्मी से, नागपुर की गर्मी अभी आज 46-47 डिग्री चल रहा है, तो मुझे तो आप शांत हो जाओ। अब क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, नॉट इन द हॉस्पिटल। मेरी दूसरी ओपीडी है, वहां पर आई थी, तो उनको पानी, मेरे को पानी नहीं पीना है। अरे मेरा दैट वाज अ क्लिंचिंग पॉइंट। एपिस दिया, वी स्टार्टेड विद एपिस 1M। तो एंड धीरे इट टुक अस 20-25-30 मिनट्स, एंड धीरे 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 the BP came down from 210 to 170, and diastolic 96 पे आके अटका। She was feeling much better and palpitations भी कम हो गए। Just imagine। तो ऐसी इमरजेंसीज भी आराम से मैनेज कर सकते किया। उसके इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुके थे। ऑफ कोर्स आई गिव हर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग, और आज उनको बोला कि एडमिट हो जाओ, बट दे वर रिफ्यूजिंग टू गेट एडमिटेड इवन इन होम्योपैथी। वो चले गए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ऐसी केसेस से मैनेज हो सकते हैं। सर बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से आपने समझाया। इतनी एक्यूट अगर किसी के पास में भी आता है, इट्स वेरी हार्ड टू डिसाइड द रेमेडी एट द सेम पॉइंट एंड पेशेंट को रिवाइव करना, क्योंकि पेशेंट्स बहुत बार डरे भी कार्डियक डिसीजेस में पेशेंट डर भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? तो एक पार्ट है, प्रॉब्लम है मेडिको लीगल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है ना जी। वी आर अंडर एम्बिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो अपने जो एक्शंस है दे शुड बी लीगली जस्टिफाइड। इसीलिए हम लोग ने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, ताकि उस टाइम पे अगर आपको करेक्ट रेमेडी नहीं सूझी तो कम से कम आपके सामने प्रोटोकॉल रहा, तो आप देख के दे सकते हैं। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि हिस्ट्री टेकिंग जब कार्डियक पेशेंट की हम लेते हैं, तो क्या स्पेशल कोई पॉइंट्स या पॉइंटर्स हैं जो हम ध्यान में रखें, तब कार्डियक पेशेंट को खास हम पूछ सकते हैं, ताकि हमको इजी रहे आगे का केस डिफाइन करने में और उसको ट्रीट करने में? बहुत अच्छा। सबसे पहले कोई भी कार्डियक पेशेंट आता है, खास करके हाइपरटेंशन का आता है, या इश्यूमिक अंजाइना आता है, इश्यूमिक हार्ट डिजीज का, तो हम लोग पहले पूछते हैं हार्ट अटैक का पेशेंट आया। अगर मेरे को आईसीयू में बुलाया गया कि सर आप आइए और ट्रीट कीजिए, तो मेरा पहले क्वेश्चन रहेगा आपने हार्ट अटैक क्यों लेके आया। हार्ट अटैक आता नहीं है, लाया जाता है। सर आप ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे व्यूअर्स? अब देखिए जस्ट जी, नहीं वो नहीं बोल, हाँ ना ये पेन है, बट जस्ट समझ लो कि आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेजेस है, बराबर है, और ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है वो ब्लॉकेज है। अब ये ब्लॉकेज को बनने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं जी। लेकिन पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए, तो अगर सिर्फ ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक रहता था तो अंजाइना रहता था, हार्ट अटैक नहीं रहता, अंजाइना रहता था। ये सब में पहले 4 किलोमीटर चल सकता था, अभी 2 किलोमीटर चलता हूं तो मेरा छाती भर जाती है, या जो भी कोई सिम्टम होता है। एग्जैक्टली। अब एलिमेंट्स फॉर्म करके, मतलब हार्ट अटैक क्यों लाना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती है मेरे लाइफ के अंदर जो मैं सॉल्व कर दूं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो शॉक अगर आया और मैंने उसको निगल लिया, तो ये जो प्लाक है जिसको हम बोलते हैं, या कोलेस्ट्रॉल का जो जमा हुआ प्लाक है, वो बर्स्ट, और मोमेंट वो बर्स्ट होता है तभी हार्ट अटैक आएगा। यानी हार्ट अटैक सिर्फ ब्लॉकेज से नहीं होता, वो ब्लॉकेज को फोड़ना चाहिए, अंदर से फूटना चाहिए, बॉम्ब जैसा फूटता है, एंड देन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग ऑल ओवर द आर्टरी, जो इसका जो कनेक्शन होगा उस पे, तो वो हार्ट अटैक आता है जी। जब तक वो स्टेबल रहता है क्लॉट, तब तक अंजाइना होगा, अटैक नहीं आएगा। मतलब अब वो फूटेगा कैसे, अगर ये हमारे इमोशंस की वजह से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहती है जी, विच गवर्न द आर्टरीज, तो वो अगर बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट किए स्ट्रेस के अंदर, तो वो फूट जाएगा। और जैसा रप्चर होगा, इमीडिएटली मेजर जो हार्ट अटैक अगर सिम्टम्स आने वाले वो आएगा। यानी मोर और लेस इट इज अ साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रेस इमोशनल फैक्टर। यस। कितनी बार ऐसा होता है कि बस मुझे मरना है तो एक बहाना मिल जाता है,
या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कई साल पहले से, बिकॉज प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, ये जो जमना है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, जिनकी जीन्स है, जिनके फादर मदर दोनों को, या तो उनका एट द एज ऑफ 8 to 10 ईयर से शुरू हो जाता है। फिर डाइट है, फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ स्लीप है। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज लैक ऑफ स्लीप, व्हिच इज कॉजिंग दिस। फिर फ्रस्ट्रेशंस है, कॉम्पिटिशंस है, एम्बिशंस हमारे ये हो, और छोटी छोटी बात पे दुख आ जाती है, डिसअपॉइंटमेंट, चाहे लव में हो, मेरे मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते, या फिर ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। वो धीरे धीरे सब चीज बिल्डअप हो जाता है एंड फिर वो वोल्केनो जैसे बर्स्ट होता है। तो ये प्रोसेस होता है, और ये इसको हम अच्छे से होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हैं। सर और कोई पॉइंटर्स जो ध्यान में रखना चाहिए? तो नंबर 1, नंबर 2 तो हमेशा पूछना एलिमेंट्स फ्रॉम, कि भाई आपने अटैक लाया क्यों। अब ये क्वेश्चन बड़ा ऑड लगेगा पेशेंट को, नहीं सर मैंने थोड़ी लाया, वो तो आ गया। तो उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज घटना घटी, बिकॉज वो घटना तो घट चुकी है, लेकिन हमको क्या बोलते हैं, उसके बेसिस पे मेडिसिन देता है। जैसे अगर मुझे शॉक लगा है तो एकोनेट दे सकते हैं, अगर बहुत गहरा दुख हुआ तो नाट्रोमोर दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी। मेरी इंसल्ट हुई तो स्टैफिसिकेरेट दे सकते हैं। तो सेकंड पॉइंटर जो है इज चेस्ट पेन। तो याद रखना 70 to 80% हार्ट के अंदर चेस्ट पेन नहीं होता हार्ट की बीमारी में। इट इज जस्ट बेचैनी। डॉक्टर साहब मैं बयान नहीं कर सकता, कुछ तो है यहाँ पर। घबराहट बोलो, बेचैनी बोलो, रेस्टलेसनेस बोलो। घबराहट का कोई इंग्लिश मीनिंग है नहीं, इट इज प्योरली हिंदी एंड इंडियन टर्म एंड इट इज अनएक्सप्लेनेबल। आप कोई दूसरी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। बट इट इज नॉट चेस्ट पेन। चेस्ट पे एक्चुअल हार्ट अटैक में आता है, जो ऐसा पेशेंट जो मूवी में दिखाते हैं ना, ऐसा करके लोग ये बहुत कम होता है। तो एक चीज याद रखना है कि हार्ट अटैक का चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट और लंग डिजीज से या एसिडिटी की वजह से चेस्ट डिस्कम्फर्ट, उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि हमेशा कार्डियक चेस्ट पेन के साथ या कार्डियक कंप्लेंट्स के साथ पसीना आएगा, या यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या गैसेस बहुत, तो डकार बहुत ज्यादा आएंगी, या नीचे से गैस बहुत पास होगी। और पेशेंट को पता नहीं क्यों हो रहा, मालूम नहीं, वैसे होता है डॉक्टर साहब, लेकिन आज पता नहीं बहुत ज्यादा ही डकार आ रही, तो हम उसको एसिडिटी करके ये कर लेते हैं। खास करके डायबिटिक्स के अंदर अंजाइना वेरिएंट्स आर वेरी कॉमन। क्लासिकल अंजाइना मतलब चेस्ट पेन यहाँ से होके पूरा यहाँ तक फैलता है उंगलियों तक, ये क्लासिकल है, ये आर्निका का सिम्टम है। लेकिन ये इसको सोरिक अंजाइना भी बोलते हैं हम हमारे भाषा में। बट बाकी डायबिटीज के अंदर ये रूल फॉलो नहीं होता। डायबिटीज वाले को जबड़ों में दर्द होगा तो भी हार्ट अटैक बोल सकते हैं, या राइट साइड में इंस्टेड ऑफ लेफ्ट साइड राइट साइड में होता है, ये भी हो सकता है। एंड हार्ट कंप्लेंट्स में इट्स नॉट लेफ्ट साइड, इट इज सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो ये दो पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट कितना ही बोलो, चिल्ला के बोले बहुत दर्द दे रहा, लेकिन कोई पसीना नहीं है, या कोई गैस की तकलीफ नहीं है, या पेशाब बार बार नहीं हो रहा, या पेशाब की अर्ज नहीं हो रही, या लैट्रिन की अर्ज नहीं हो रही, सो इन्हें नॉट नेसेसरी कि इट्स कार्डियक, तो दूसरा भी कोई कारण हो सकता है। सो ये 2-3 पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ईसीजी। कितनी बार हार्ट अटैक्स के अंदर ईसीजी नॉर्मल आता है? मतलब अगर ईसीजी अबनॉर्मल आए तो आप ठीक ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ईसीजी लेकिन अगर आए और आपको फिर भी शक है कि ये बंदे को हार्ट अटैक आया है, तो आपने अपने खुद पे यकीन कीजिए, ना कि ईसीजी पे। इन्वेस्टिगेशंस बहुत बार धोखा देते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन पे रिलायंस नहीं हो सकता। किस पे रिलायंस हो सकता है? एंजाइम्स पे। द 3 एंजाइम्स, ट्रोपोनिन टी, यानी जब भी हार्ट को अटैक आता है तो हार्ट रोता है, तो उसके जो आंसू है उसको एंजाइम्स बोलते हैं। तो देयर आर 3 एंजाइम्स, सीपीकेएमबी, ट्रोपोनिन टी और एसजीओटी। ये 3 अगर बढ़े हुए, और हमेशा हार्ट अटैक के बाद वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पक्का है। तो अगर वो बढ़ गए उसका रेंज, तभी उसको हम हार्ट अटैक गिनेंगे। इंस्पाइट के कई बार ईसीजी नॉर्मल आता है, इको में भी नहीं पकड़ा जाता है, एंजियोग्राफी तो लास्ट है, वो तो ब्लॉकेजेस के लिए। तो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस में भी कई बार नॉर्मल आते हैं आजकल के सिचुएशन में, बिकॉज ये डायबिटीज ने और अभी कोविड ने पूरा हमारा सिनारियो चेंज कर दिया हार्ट अटैक्स को देखने के लिए, एंजाइनास को देखने के लिए। जी सर, बहुत बार पेशेंट चेस्ट पेन, सिर्फ एक ही कंप्लेंट, जैसे आपने बोला घबराहट, हेवीनेस, चेस्ट पेन, तो
ये पेशेंट हार्ट के ही चेस्ट पेन से सफर कर रहा है या किसी और वजह से, क्योंकि एब्डोमिनल में भी चेस्ट पेन होता है, लंग्स के प्रॉब्लम्स में भी चेस्ट पेन होता है, काफी सारे कारण से चेस्ट पेन, पेशेंट के लिए चेस्ट पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये लगती है कि हार्ट की प्रॉब्लम से में हार्ट अटैक आ गए, तो आप किस तरीके से हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए उसको? वही तो बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले दो चीज है। नंबर वन इज उसके साथ कोई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिम्टम आएगा, जैसे पसीना जी। अगर चेस्ट पेन के साथ पसीना नहीं है तो इट इज वेरी अनलाइकली कि कोई मेजर प्रॉब्लम होगा। जी जी जी। दूसरा है पल्स, एक्सट्रीम फास्ट पल्स और एक्सट्रीम स्लो पल्स। बीपी, कई बार बीपी शूट अप हो जाता है, कभी भी चेस्ट पेन होता है और अगर वो हार्ट की वजह से रहेगा तो दे कैन बी वेरी सडन स्पाइक ऑफ बीपी या एकदम फॉल इन बीपी, कोई भी चेंज होगा। तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये हार्ट का है और दूसरी तरीके का चेस्ट पेन नहीं है। ओके सर, कुछ घर में ध्यान रखने वाली चीजें ऐसे, अगर चेस्ट पेन होता है या कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, घर में ध्यान रखने वाली चीजें या ऐसी कोई दवाइयां जो फॉलोवर्स या हम भी अपने साथ हैंडी रख सकते हैं या हार्ट पेशेंट्स रख सकते हैं? ना, जिनके इस्टेब्लिश हार्ट की बीमारी है, पेशेंट है, जिनके पेरेंट्स बोलो, भाई बहन बोलो, या जो भी, अगर इस्टेब्लिश केसेस है तो हमेशा याद रखना एकोनाइट, बट इन वेरी हाई पोटेंसीज। आप एकोनाइट 6 देंगे तो कोई रत्ती पर फर्क पड़ने वाला नहीं, तो आप एकोनाइट को बुरा भला बोलेंगे। एकोनाइट डपेलिस एंड एकोनाइट फेरोक्स दोनों भी दवा बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है फॉर टैकलिंग एक्यूट इमरजेंसीज ऑफ हार्ट जी। एंड आप उसको रिपीट भी किए तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता नहीं। कई बार क्या है कि फिजिशियन इतना डर जाता है कि 2-2 मिनट में 5-5 मिनट देते रहते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि नहीं देना चाहिए, बट ठीक है, दे भी दिया तो कोई गलत नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़े, पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। कितनी बार तो अटैक आया, वो अटैक थम जाता है वहां के वहां। सो एकोनाइट इज इन वेरी हाई पोटेंसीज, अबव 1 पोटेंसीज आपको रखना चाहिए। सेकंड इज आर्निका। हम आर्निका को सॉर्बिट्रेट ऑफ होम्योपैथी बोलते हैं। वो जैसे हार्ट अटैक आता है जीप पे रख देते हैं, हाँ, तो हार्ट अटैक उसी तरह से आर्निका 1 या 10 अगर एक दो गोली जीप पे रख दिया, यू विल सी कि पूरा अंजाइना फटाफट कम हो जाता है। या जिनको सॉर्बिट्रेट से बहुत तकलीफ होती है, बंद करना है, तो वो आर्निका की 30 पावर की जेब में लेके घूम सकते हैं एंड इट स्टिल रिस्पॉन्ड्स। ओके, सो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इज इन्फीरियर एमआई, जिसको मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉकेज है तो अक्सर उनको गैस की सिम्टम, एसिडिटी के सिम्टम बहुत ज्यादा होता है, और उसके लिए आइदर नक्सवामिका या कार्बोवेट दोनों भी इक्वली अच्छे से काम करती है, बट अगेन इन हाई पोटेंसी जब एक्सट्रीम इमरजेंसीज आती है तो ये 3-4 दवा है। बहुत कुछ कुछ को लोगों को अंजाइना खांसी के फॉर्म में आता है कभी भी बलगम नहीं निकलेगा और खांसी यहाँ से आएगी, यहाँ से नहीं आएगी। ओके। और ऐसी खांसी चालू हो जाती है जैसे कि वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ पर स्पॉन्जिया वगैरह काम में नहीं आता, नाजा बहुत काम में आता है। तो ये 3-4 रेमेडीज अगर हाई पोटेंसी में 1M+ रखा गया तो बहुत हद तक घर के अंदर ही मैनेज हो जाता पेशेंट। एवरी टाइम हॉस्पिटलाइजेशन या एवरी टाइम बड़ी बड़ी मेडिसिन से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। जब मैं एमडी कर रही थी तो मेरे गाइड थे डॉक्टर वाईके वैद्य, उन्होंने एक बार हमें एमाइल नाइट्रेट पढ़ाते हुए ऐसा बोला था कि अगर वो तुम्हारे पास है और पेशेंट को हार्ट अटैक या ऐसा कुछ होता है तो आप अगर उसको स्मेल भी करवा देते हैं तो काफी हद तक आप हॉस्पिटल ले जाते जाते पेशेंट की जान बचा सकते हैं। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप सर? Yes, amyl nitrate is a very well proved drug, but it is जैसे like I am practicing for past 22 years now. Yes, yes. तो Crataegus, you will hardly see me uttering Crataegus के बारे में। मैं Crataegus के बारे में जो जितना उसको हाइप किया गया है वो Crataegus को, उतना वो रिजल्ट क्लिनिकल मिलता नहीं। ओके, ये बस यही मेरे को जानना था कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इन दवाई। उसी तरह से अमाइल नाइट्रेट है अच्छी ड्रग, मैं डिनाई नहीं करता, पर उससे सुपीरियर कई कैसे अभी जैसे अगर अमाइल नाइट्रेट इतनी अच्छी रहती थी तो मैं पहला नाम अमाइल नाइट्रेट का देता, एकोनाइट का नहीं लेता। बल्कि आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैंने अमाइल नाइट्रेट का नाम लिया ही नहीं। दैट मींस टू से कि है वन ऑफ द ड्रग्स, बट इट इज उसके ऊपर भी बहुत अच्छी ड्रग्स है, लाइक आर्निका एंड अमाइल नाइट्रेट, तो पहला आर्निका। जी, ओके। सर, एक बहुत ही दिमाग में क्वेश्चन हमेशा से मेरे चलता रहता है जब से मैं आपको जानती हूँ। आई सीन यू फर्स्ट इन व्हेन आई वाज डूइंग माय एमडी इन आनंद एंड यू वर स्पीकर इन माय कॉलेज एंड सिंस देन आई एम फॉलोइंग यू। सर, आपने एमबीबीएस किया, फिर एमडी मेडिसिन किया और फिर आपने होम्योपैथी किया, जो बहुत अनयूजुअल थिंग है।
तो आप मुझे इस बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि ये पैशन होम्योपैथिक के लिए आपको कहाँ से और किस तरीके से डेवलप हुआ? जैसे मैंने कहा, आई एम द फोर्थ जनरेशन ऑफ माय फैमिली. So my father is also MBBS and he's a postgraduate in skin. And फिर he is a senior most, he comes to happens to be one of the senior most homeopaths of the country now. Yes. तो वो तो था, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं मेरे DNB मेडिसिन का अंदर फर्स्ट हाउस जॉब कर रहा था जी, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर था, तो एक केस था. अब वो तो मेडिसिन था ना, तो मेडिसिन के अंदर सभी केसेस आते हैं. So a young girl came with heat stroke. अब नागपुर में तो temperatures 46, 47, 48 is very common. तो एक लड़की आई हीट स्ट्रोक से और वो मेरे वार्ड में एडमिट हुई. अभी हमारे क्या है कि कोल्ड वार्ड भी होता है, यानी बर्फ से लदा हुआ वार्ड जहाँ हीट स्ट्रोक के पेशेंट को डालना पड़ता है. सो शी केम इनटू माय वार्ड. फिर मैंने उसको रिफर किया कोल्ड वार्ड में, एंड फिर वो वापस जैसे उसका फीवर कम हो गया तो वापस मेरे वार्ड में शिफ्ट हो गई. अब ये लड़की कोमा में थी. she came in May, roughly I remember the date, 23rd May की बात है जी. तो 23rd May से लेके 23rd जून हो चुका था, एक महीने में से. अब वो कोमा में थी, उसका कुछ हो ही नहीं रहा. एंड हमने सीटी स्कैन कराया था, सॉरी MRI कराया था, तो ब्रेन हैड श्रंक इन साइज, यानी उसका कोई होप था ही नहीं. और हम उसको डिस्चार्ज भी करें तो कैसे करें, अब कोई मेडिसिन थी नहीं. सो आई डिस्कस दिस केस. उस टाइम पे मेरा होम्योपैथी में एंट्री होने का था. So I discussed my case with my father, and हमारी clinical meeting होती है every Saturday. तो I said कि भाई कुछ कर सकते हैं क्या? So they came with ये कि भाई why not give opium? ठीक है भाई opium देते हैं. Opium 1M दिया, 3-4 दिन दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा. Then opium 10M दिया, and for the first time in that 1.5 months जो भी था, she started moving, showing signs. फिर हमने opium 50M दिया, एक डोज, एंड शी केम आउट ऑफ कोमा. तो तब से मैं कुछ भी बोलो होम्योपैथी में, अब तो होम्योपैथी ही जाने का है. That's so interesting and very motivating. So that was homeopathy. वैसे हमने 23 to 30 केसेस किए हैं, ऐसे केसेस. And this was not only seen by me, पूरा डिपार्टमेंट ने देखा. The professor, head of department, then associate professor, सभी जो राउंड पे आते थे, अरे बोले ये कैसे हो गया, मतलब कैसे हो गया, तो ये आपके सामने दिया मैंने जी. So that was कि अभी कोई होम्योपैथी में आना है, बस हो गया, enough of एलोपैथी, अभी कुछ नहीं करना है. फिर एक I was in ICU, तो एक लेडी थी, she came with severe tachycardia and उसको atrial fibrillation था. So very 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 poor, extremely poor. तो उसका पास पेसमेकर के लिए पैसे नहीं थे. ऑल्दो हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, बट तब भी पेसमेकर के पैसे लगते थे, तो नहीं था उसके पास. तो बेचारी आईवी ड्रिप पे था. एक ड्रग आता है, लेट मी गॉड, तो शी वाज ऑन एलोपैथिक ड्रग्स, बट कोई रिलीफ नहीं. 36 to 48 आवर्स हैड पास्ड, एंड उसका हार्ट रेट 500, 400, 500 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था जी. अब मुझे बहुत खराब लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए एलोपैथिकली. सो अगेन आई डिस्कस दिस केस. उस टाइम पे आई ऑलरेडी एंटर्ड होम्योपैथी, सो आई डिस्कस दिस केस, एंड दैट वाज फर्स्ट टाइम आई यूज्ड टबैको. हाँ, और धीरे, यू विल नॉट बिलीव, वी हैव गॉट, सबके सामने दिया मैंने टबैको. ऐसे सर कहने, तो सबने हाँ बोले भाई कुछ नहीं है तो चलो यही दे दो, देखते तो सही. सो इट वाज मॉर्निंग राउंड, अबाउट 9:30 to 11 o'clock का हमारा राउंड रहता है पूरे, सब लोग प्रोफेसर्स. सो देयर आर 4 कार्डियोलॉजिस्ट, DM कार्ड सब थे. सो एंड आई स्टार्टेड गिविंग 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, एंड 30 मिनट्स के अंदर द हार्ट रेट फॉर द फर्स्ट टाइम टच्ड 160, 140, 100. एंड पीपल वाज ऐसे कैसे, ये कैसे हुआ, बोला आपके सामने हो, कैसे हुआ बाद में देखेंगे. हुआ, बस पहले ये कबूल कर लो, हुआ बस. देन इट वाज कि भाई अभी होम्योपैथी कार्डियोलॉजी करना है, इसके अब कुछ, इट हैज टू बी कार्डियोलॉजी, इट शुड बी होम्योपैथी कार्डियोलॉजी. काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, देख. सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड तब से आज तक आई नेवर टू रिग्रेट दैट डिसीजन. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल आपके लिए है. जैसे कि आप MBBS करके फिर होम्योपैथिक में इतना डेडिकेशन आपकी 4 जनरेशंस ने किया है, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि होम्योपैथिक ने आपको क्या दिया? आज आप जिस मुकाम में हैं, होम्योपैथिक से आपको क्या सभी कुछ दिया है. इट हैज
made me a person I wanted to become. One, I can express my thoughts in the language of homeopathy. It has given me a purpose of life कि भाई मैं किसी को बचा सकता हूँ, कुछ नया कुछ कर सकता हूँ. और कोई भी फिजिशियन का, सब डॉक्टर का एक ही में सबसे रहता है, किसी की जान बचाना. Yes. और होम्योपैथी की वजह से मैं इतनी सारी जान बचाई है. एंड तो वो तेरे एंटायर पर्पस ऑफ बिकमिंग डॉक्टर होम्योपैथी ने दिया है. आई थिंक पता नहीं, मेरे जैसे अब मेरे क्लासमेट्स को मैं देखता हूँ, कितने सारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, 25-30 कार्डियोलॉजिस्ट है डीएम का हर एक सिटी के अंदर. सो दे आर ऑल जनरलाइज्ड. ये तो आपको होम्योपैथी और होम्योपैथ्स ने इतना प्यार देके एक्सेप्ट किया, और रिसर्च करने को भी टाइम, समय मिला, मौका दिया, अभी भी चालू है, बुक्स पढ़ते हैं. सो इट्स अ टोटल न्यू फैमिली एंड न्यू एक्सेप्टेंस, नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हमने होम्योपैथी इन एग्रीकल्चर किया है, होम्योपैथी फॉर वेटरनरी ये किया है. तो कितना वास्ट स्कोप है होम्योपैथी में कि तो होम्योपैथी ने क्या दिया, तो सभी कुछ दिया है. आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ होम्योपैथी. अदरवाइज तो कुछ एक जनरल फिजिशियन के करके डॉक्टर थे, बट एक जनरल थे, अपने कोने काने में प्रैक्टिस करके पैसे कमा लेते थे. बट जो चीज होम्योपैथी से कमाया वो पॉसिबल नहीं था. जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी. व्यूअर्स में से भी किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था, इसीलिए मैं खास पूछना चाहती हूँ. सिंस कोविड एरा हमने देखा है कि अचानक कार्डियक अरेस्ट से लोग मर रहे हैं. मतलब अब भी ठीक थे, अचानक गिर गए और डेथ हो गई. मेरे एक पेशेंट का ये क्वेश्चन है, वो किसी और चीज के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनका कोई फ्रेंड पार्टी में डांस कर रहा था, दोनों साथ में गरबा, वो हमारे गुजरात में गरबा फंक्शन होता है मैरिज से जस्ट पहले, और उसमें वो डांस कर रहा था, अचानक वो चक्कर खाया, गिरा और ही वाज डेड सडनली. तो उसका पूछना ये था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं. कोविड जो है, वो जो वायरस है, वो रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है. जो रेड ब्लड सेल्स अपने ब्लड में रहते हैं उसको अटैक करता है, और वो हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है. जी. तो हीमोग्लोबिन अगर टूट जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है और ब्लड थिक हो जाता है. मतलब और ब्लड थिक हो जाता है तो क्लॉट्स बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं तो इमीडिएट डेथ हो जाती है. अगर कोई बड़ा क्लॉट बन गया और कोरोनरी आर्टरी में या फिर ब्रेन में आ गया तो इधर लकवा मारता है. और ये तो इससे बचना कैसे चाहिए? सबसे पहले तो कीप योर इम्यूनिटी लेवल्स वेरी हाई. इम्यूनिटी लेवल्स अगर अच्छी, हाउ डू कीप योर इम्यूनिटी लेवल्स हाई? अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ले लिया, जब आपको कोविड नहीं है तब की बात कर, एक डोज, सिंगल डोज कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ले लिया तो यू आर इम्यूनाइज्ड एक्चुअली. ओके. सेकेंड, ये हमने देख लिया, काढ़े वाड़े सब चीज है वो उस टाइम के लिए ठीक है, बट कुछ बहुत ज्यादा कुछ काम करते नहीं. सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज. इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली तो बहुत हद तक आप सेफ हो जाते हैं फ्रॉम दीज इफेक्ट्स ऑफ कोविड. तो दो चीज हमने सीखा है मैंने 2020 एंड 2021 के अंदर, एंड मैं खुद भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जी. एंड बाकी फिर ये ड्रग लेने से या विटामिन सी लेने से ये सब चीज हो गया, वो दौर चले गया, आया भी था चले भी गया, बट हमने देखा कि बहुत कोई किसी को फायदा हो ऐसा कुछ होता नहीं. तो बेसिकली इट इज योर इम्यूनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन नहीं मिलता तो अपने फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से नोसोट भी ले लिया तो भी प्रोटेक्शन मिल जाता है. जी. सो सर, मेरे क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं. थैंक यू सो मच. आपके इतने बिजी शेड्यूल में से आपने मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाला, मेरे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला. आई नो यू आर बिजी फ्रॉम 9 to 9. आपने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हमारे चैनल पे आए, इतना एजुकेटिव चीजें लोगों को बताई है जो उनको नहीं पता था कि होम्योपैथिक कार्डियक डिसीज में भी काम करती है. आज से उनको भी पता चलेगा. अगर आपको इनसे भी ज्यादा नॉलेज चाहिए तो सर के यूट्यूब चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करके देख सकते हैं. बहुत डिफरेंट डिसीजेस के ऊपर वो वीडियोस बनाते हैं. मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. डायरेक्टली आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वो लिंक इसी तरीके से बनाई हुई है कि आप डायरेक्टली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसमें जाइए, एक्सप्लोर कीजिए. सर ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एग्रीकल्चर वीडियोस होम्योपैथिक जो मैंने खुद देखे हैं सर, आपके वीडियोस एग्रीकल्चर में आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं प्लांट्स के ऊपर अच्छे से ग्रो किया है वो भी मैंने देखा है. तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से सर ने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है. सर थैंक यू. आप कुछ
लास्ट में स्टूडेंट्स या हमें कुछ बोलना चाहे तो। Can't. You can't hear me? Voice नहीं आ रहा है. There's no voice. We can't hear you. You can hear me now? हाँ, अभी I can hear you. हाँ. सर लास्ट में एक छोटा सा छोटी सी बात कि आज की जनरेशन के होम्योपैथ्स को या हम जैसे जो अभी जस्ट स्टार्ट किया है उनके लिए कुछ आप मोटिवेशन। इट्स वेरी सी, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन के लिए डिवोशन रहना जरूरी है और एक दिन के अंदर मैजिक दिखती नहीं. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. इसलिए पेशेंट से ज्यादा पेशेंट अपने को रहना पड़ता है. इतना पेशेंस अगर है तो धीरे 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 प्रैक्टिस बिल्डअप होती है. एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग एट अ स्मॉल लेवल एंड दैट दोज एक्सपेरिमेंट्स आल्सो गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. और अगर चीज नहीं आता तो डिस्कस कीजिए अपने सीनियर्स से, अपने कलीग्स से. अपने के अंदर ही मत ये रहिए, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू लर्न. प्रैक्टिस में आने के बाद जो सीखने का टाइम ये है, इट इज ओनली बाय डिस्कशंस, बाय सेमिनार्स एंड एक्सपेरिमेंट. कि चलो अभी 1M ने काम नहीं किया तो 10M दे सकते हैं, 0/1 अभी करते हैं, 0/3 कीजिए. हर चीज की शुरुआत होती है जी. तो आपको भी नया चीज करना चाहिए. एंड यू विल फील कि इतना एक्साइटिंग है कि आप छोड़ना नहीं, एडिक्टिव भी है. सो मेक योर प्रैक्टिस वेरी एडिक्टिव. तो धीरे 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 तो छोड़ना नहीं, भले पेशेंस नहीं आए, बट अगर आपका टाइम है सपोज 7 से 9 शाम का, देन 7 से 9 आपको क्लिनिक में बैठना ही जी. सो इफ यू डू दिस, आई थिंक धीरे धीरे सक्सेस तो आएगा. थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, हमको इतना ज्यादा एजुकेट करने के लिए. होपफुली आप फिर हमारे चैनल पे कभी और आपको टाइम मिले तो आप मोस्ट वेलकम है. हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. और जिनको भी उनके समर कैंप्स ज्वाइन करने, सर को डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.